सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 23 सितंबर के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए जानते हैं कौन सी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रथम पृष्ठ पे हमारे सामने आता है कि कैसे चीन ने कुछ खिलाड़ियों को वीज़ा ना देकर उनको रोक लिया। हालांकि इस पर भारत सरकार ने भी अपनी टिप्पणी करी। अरुणाचल पर चीन का रवैया भी फिर लंबे समय से कंट्रोवर्शियल रहा है। एक टाइमलाइन देख लेते हैं। नवंबर 17 में चीन ने तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अरुणाचल प्रदेश दौरे पर आपत्ति की थी। फिर अप्रैल 23 में चीन ने गृह मंत्री अमित शाह की अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर आपत्ति जताई थी। अच्छा, ये अरुणाचल प्रदेश पर आपत्ति क्यों जता दें कि ये कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश जो है, जिसका उन्होंने एक चाइनीज़ नाम भी दिया हुआ है, ये उसको अपना कहते हैं कि वो क्षेत्र जो है वो हमारा है। इवन ये लोग अपने मैप में भी उसे इंक्लूड कर दिखाते हैं, इंक्लूड करके। तो ये एक कंट्रोवर्शियल चीज़ रहती है। वीज़ा ना देकर सिर्फ ये प्रयास करा जा रहा है कि कैसे परेशान करा जाए। आगे आते हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में जद, ये सब पॉलिटिकल है तो उस पर नहीं जाएंगे अभी। दिल्ली में जारी रहेगा, जिसकी दिवाली आने वाली हम सब जानते हैं, तो दिल्ली में जारी रहेगी सभी पटाखों पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा निर्माता संघ द्वारा ग्रीन पटाखों में बेहतर फॉर्मुलेशन के साथ बेरियम को शामिल करने की मांग सहित दायर अर्जी को शुक्रवार को खारिज कर दिया। वो कहते जितने भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जितने भी आपके ये पटाखे के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इन्होंने क्या कहा था कि सर हम पटाखों में बेरियम, हम जानते हैं ना पटाखों में अलग अलग प्रकार के केमिकल रसायन होते हैं, तो हम बेरियम का और अच्छा एडवांस रूप मिला के इनका पॉल्यूशन कम कर देंगे। ठीक है, अब आप हमको ज़रा पटाखे बेचने दो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, जो कि पर्यावरण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कुछ भी मिला लो, इसमें जड़ी बूटी मिला लो, सोना मिला लो, च्यवनप्राश मिला लो, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, बेहतर फॉर्मुलेशन और जॉइंट क्रैकर्स के साथ बेरियम के उपयोग को लेकर बात करी थी। आइए आगे जानते हैं। 40 करोड़ की अफीम के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। ड्रग्स पे सरकार अपनी अपनी पकड़ बनाए रखती है, अरेस्ट कर लेती है लोगों को जो कि 10 तस्करी करते हैं। आगे आते हैं। यहाँ पे हमारे सामने एक खबर आती है कैसे कि कल अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी तो आपके सामने एक रिपोर्ट आई थी। एक रिपोर्ट थी जो कि हमारे देश के SBI बैंक ने जारी करी थी। कल की वीडियो में बताया था मैंने आपको, जिसमें SBI ने डेटा के हिसाब से कितने लोन्स चल रहे हैं परिवारों पे, कितनी सेविंग्स हो रही हैं, कितने परिवार डेप्ट में हैं, कितना इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहा है समाज में, इन सब का डेटा दिया था। जिसमें ये पाया था कि सेविंग्स लगातार कम हो रही हैं और लोन्स की वजह से जो है परिवारों के ऊपर इस समय बहुत भारी वजन है। कोविड के बाद से बहुत से व्यवसाय, बहुत से परिवार उठ नहीं पाए हैं। किसी देश की अर्थव्यवस्था इस पैमाने पर भी आकी जाती है कि उसकी घरेलू बचत, प्रति व्यक्ति आय और क्रय शक्ति की स्थिति क्या है। देखिए, सेविंग्स हो गई, आपकी पर कैपिटा इनकम हो गई, और आपकी एक्सपेंडिचर की जो हैबिट होती है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष में परिवारों की शुद्ध वित्तीय बचत में करीब 55% की गिरावट आई है। ये टोटल सेविंग्स है। इस समय टोटल जो आपकी सेविंग्स है, टोटल सेविंग इस समय परिवारों के पास 55% से भी कम है। 55% से भी कम सेविंग्स पे परिवार जी रहे हैं इस समय, SBI की रिपोर्ट के अनुसार। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2021 में यही GDP की 11% पर थी, जबकि महामारी से पहले 19-20 में यह आंकड़ा 7.6% है। परिवारों के स्तर पर वित्त वर्ष 2021 में 22.8 लाख करोड़ की शुद्ध वित्तीय परिसंपत्ति जोड़ी गई थी और 2021 में लगभग 17 लाख करोड़ और वित्त वर्ष 22-23 में 13.8 लाख करोड़ की वित्तीय संपत्तियां बढ़ी हैं।
इसका मतलब है कि लोगों ने एक साल पहले और उससे पहले के साल की तुलना में इस साल कम वित्तीय संपत्ति जोड़ी हैं। मतलब लोग धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, जो सेविंग के रूप में इन्वेस्टमेंट्स होती हैं या फिर जो फ्यूचर को हम सेव करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करते हैं उसमें कमी आई है। ठीक है। अर्थशास्त्री का कहना है कि महामारी के बाद से लोग काफ़ी सचेत हुए हैं, वह जोखिम वाले निवेश से बच रहे हैं। दूसरी बात, बचत खातों पर ब्याज दर बहुत आकर्षक नहीं है, ऐसे में लोग प्रतिभूतियों आदि में ज़्यादा निवेश कर रहे हैं। मतलब हम जानते हैं कि हम लोग सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी कि जो एकदम से शेयर मार्केट का बूम आया है उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मतलब बैंक के पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं जितना हम सिक्योरिटीज़ में, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आगे लिखा हुआ, सरकार चाहे तो एसबीआई ने मुख्य अर्थ सलाहकार का कहना है कि शायद ब्याज दरें कम होने के विपरीत प्रभाव घरेलू बचत पर पड़ा है ना। इंटरेस्ट रेट कम मिलते लोग बैंक में सेव करते ही नहीं ज़्यादा। सरकार चाहे तो तर्क दे, पर घरेलू बचत का लगातार गिरना कोई अच्छा संकेत नहीं कर सकता। घरेलू बचत सामान्य सरकारी वित्त और गैर वित्तीय कंपनियों के लिए कोष जुटाने का सबसे महत्वपूर्ण जरिया है। ठीक है ना, ये भी सरकार का ट्रेजरी के रूप में होता है एक तरीके देखा जाए तो बैंकों का। देश की कुल बचत में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखने वाली घरेलू बचत का लगातार गिरना निम्न और मध्यवर्ग ही नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था के लिए चिंता की बात है। सरकार को मंदी के जोखिम से बचने के लिए राष्ट्रीय बचत दर को बेहतर रखना ही होगा, है ना। सेविंग्स को अच्छा करना पड़ेगा, तभी देखिए राष्ट्र आगे जा पाएगा स्टेबिलिटी के साथ। इसका अध्ययन आप कर लीजिएगा। गरीबी से गुजरते असुरक्षित बचपन, हमारा ये अगला आर्टिकल है। विश्व बैंक और यूनिसेफ द्वारा किए गए हाल ही में शोध में पता चला है कि दुनिया में विकट गरीबी की मार झेल रहे लोगों में आधे से ज़्यादा यानी 52.5% बच्चे ही हैं। मतलब 52.5 पीपल हु आर अफेक्टेड, जो कि गरीबी से परेशान हैं, वो बच्चे ही हैं। यानी विकट गरीबी में बसर करने वाले हर दूसरा इंसान एक बच्चा है। रिपोर्ट बताती है कि 2013 में इनकी आबादी 47.3% थी। वैश्विक स्तर 2022 में बच्चों की 6% आबादी ऐसे घरों में रही थी जो बेहद गरीबी का शिकार थे। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक गरीबी की मार झेल रहे ज़्यादातर बच्चे उप सहारा अफ्रीका या अफ्रीका में पाए जाते हैं। दक्षिण एशिया के नागरिक हैं। उप सहारा अफ्रीका में गरीबी की मार झेल रहे बच्चों की दर दुनिया से ज़्यादा 40% है। वहीं दक्षिण एशिया में ये 9.7% है। मतलब उप सहारा में जो आपका अफ्रीकन रीजन है बेसिकली, उसमें देखिए आप कितना 40% गरीबी का रेट है। जबकि आप देखा जाए तो एशिया में, दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में ये 9.7% है। फ़र्क देख रहे हो भाई, फ़र्क बहुत बड़ा फ़र्क है ये। दोनों क्षेत्रों में दुनिया के 90% बेहद गरीब बच्चे रहते हैं। मतलब ओवरऑल वर्ल्ड के 90% गरीब कहाँ रहते हैं, यही आपके अफ्रीकन सहारा रीजन में आपके, और आपके दक्षिण एशिया में, ठीक है। लगभग 4 दशक पहले भारत में बाल शोषण, अन्याय और क्रूरता रोकने के लिए कानून बनाए गए। बाल श्रम को गैर कानूनी घोषित करने वाले कानून 1986 में बनाए गए थे। इससे बंधुआ मजदूरी पिस रहे बाल मजदूरों को मुक्त कराने में मदद मिली। मगर घरों, भट्टी, कृषि फार्म, खेती, बगीचों, कारखानों आदि में काम करते और शहर के चौराहों पर भीख मांगने वाले बच्चों की ज़िंदगी आज भी मुजलुम जैसी है। हम जानते हैं आज भी देखिए कुछ खास परिवर्तन आया नहीं है। कानून आने के बाद भी आज भी हमको ट्रैफिक लाइट पे बच्चे भीख मांग दिख जाते हैं। भारत ही नहीं, विश्व स्तर पर प्राप्त कई अनुभव बताते हैं कि बच्चों के साथ होने वाले हिंसक व्यवहार की रोकथाम से ही हिंसा में कमी लाई जा सकती है। इसके लिए कानून की मदद से ज़मीनी स्तर पर कार्य करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये बहुत ही समस्या हमारे सामने पॉवर्टी है। ठीक है, आगे आते हैं, बाकी ध्यान आप कर लीजिएगा इसका। बेघर एंकर, ये असल में बहुत अच्छा आर्टिकल है। इसमें कैसे एंकरों पे भी कटाक्ष करा है, जो आज की तारीख में डिज़ाइनर टाइप हो गए हैं। हालांकि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन देश की बात करता है, कौन देश की बात नहीं करता है, मगर वर्तमान में एंकर्स भी कंट्रोवर्सी में घिर गए हैं। पार्टियों में बतौर देखा जाए तो कांग्रेस ने हाल ही में कैसे एक सूची तैयार करी थी एंकर्स की, 14 एंकरों की। तो इसी को लेके बहुत अच्छा लेख लिखा हुआ है, देख लेते हैं एक बार को, खुल ही गया है तो। यह सच है कि पत्रकारिता की मौत उसी दिन हो गई थी जिस दिन उसने एंकरिता का चोला पहना था। 20वीं सदी के अंत तक ऐसा एंकर भारतीय घरों के जीवन में हिस्सा हो गए,
जैसे कोई शाहरुख खान का दीवाना हो जाता था। हाँ देखिए, पत्रकारिता देखी जाए तो रिपोर्टर्स से होती है, ना कि एंकर्स से होती है। आज की तारीख में एंकर स्टार्स बने हुए हैं, ठीक है। पीछे पूरा पूरा न्यूज़ चैनल चल रहा है, पीछे पूरी टीम चल रही है, उनके बारे में कोई नहीं जानता है। एंकर संस्कृति ने उस प्राइम टाइम को जन्म दिया जिसने मीडिया के कारोबार को पूरी तरह बदल दिया। सदन का नेता कौन होगा, किस विधानसभा की सीटें मिलेंगी, सब एंकर्स अब करते रहते हैं। प्राइम टाइम में देखते हैं कैसे प्राइम टाइम सबको सुपरस्टार्स बना दिया है प्राइम टाइम में। हकीकत में इनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है इस समय। विपक्ष ने घोषित बहिष्कार करने से पहले इन एंकरों की ज़मीनी साख का पता लगाया तो इन एंकरों की हालत क्रिस्टोफर नोलान द्वारा निर्देशित फिल्म प्रेस्टीज जैसी ही हो गई है। ये फिल्म जादू की साख को बेसाख कर उसे मियादी बुखार जैसे घोषित करती है। हकीकत और जादू में यही फ़र्क है। जानते क्रिस्टोफर नोलान की फिल्म आई थी प्रेस्टीज, बहुत अच्छी फिल्म थी, देखिए कभी आप लोग। हकीकत अपनी जगह पर मौजूद रहती और जादू कैसे भी हो उसका राज खुल जाता है, चाहे ज़ुबान का, दिमाग का, दिल का। मीडिया संस्थान एक स्कूल सरीखा होता है। अच्छे विद्यार्थी को आप पुरस्कार दे सकते हैं, उन्हें आदर्श घोषित कर सकते हैं, लेकिन बुरे विद्यार्थियों की जिम्मेदारी से आप मुकर नहीं सकते, उन्हें स्कूल से निकाल नहीं सकते। वे ये नहीं कह सकते कि जाओ, तुमसे बात नहीं करेंगे। एंकर उस व्यवस्था का हिस्सा है जब संपादकीय दायित्व को नकारने से शुरुआत हुई, है ना। देखिए, एडिटोरियल एडिटर्स को रिमूव करा एंकर्स ने। अब एंकर्स मेन लाइमलाइट में है शो में। किसी मीडिया संस्थान के लिए संपादक की भूमिका संविधान सरीखी होती है, वही खबरों का अभिभावक होता है, लेकिन संपादकीय नैतिकता को नकार कर पत्रकारिता का पर्याय एंकर हुआ। उनके निजी विचार, द्वेष, हानि, लाभ सब हावी होने लगे। अब तो आज की तारीख में अगर आप बात करें मीडिया हाउस में, तो एंकर ही सर्वे सर्वा है भाई। एक एंकर का पूरा संस्थान का पर्याय बना देने का नतीजा होता है पत्रकारिता की ये तेरा या मेरा वाली खेमाबंदी। इसकी आत्मा उसी दिन मर जाती है जब उसका नायक तो किसी चेहरे के पास जाता है। तो अच्छा लेके, बहुत अच्छा लेके, जबकि इनफैक्ट बहुत अच्छी बातें लिखी है इन्होंने इसमें। हम जानते हैं कैसे चंद्रयान 3 के समय जो है ना, लैंडर रोवर संपर्क नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ठंड भी बहुत होती है चांद पे। तो कुछ समय के लिए उपकरण को साइलेंट कर दिया जाता है, मतलब उनको स्लीप मोड पे डाल दिया जाता है। और स्लीप मोड देखा ना, यहाँ लिखा हुआ है ये स्लीप मोड। ये इसरो ने सोशल मीडिया मंच ट्विटर पर कहा कि लैंडर रोवर से संपर्क करने का प्रयास जारी रहेगा। चंद्रमा पर सूर्योदय होने के साथ ही इसरो ने लैंडर रोवर के साथ संचार फिर से स्थापित करके उन्हें फिर से सक्रिय करने का प्रयास किया ताकि वैज्ञानिक प्रयोग जारी रख सकें। होता क्या है कि वहाँ पर ठंडा टेम्परेचर माइनस चला जाता है पूरा। क्रमशः 4 और 2 सितंबर को सुप्त अवस्था या निष्क्रिय अवस्था स्लीप मोड में डाल दिया गया था, हालांकि उनके रिसीवर चालू रखे गए थे। इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक नीलेश देसाई ने कहा, लैंड रोवर दोनों को स्लीप मोड पर डाल दिया है। लैंड और रोवर दोनों चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में हैं, मतलब हम यहाँ विक्रम और प्रज्ञान की बात कर रहे हैं, ठीक है। और वहाँ सूर्योदय होने के साथ ही ये मानते हुए कि उनके सौर पैनल इष्टतम रूप से चार्ज हो गए होंगे, इसरो उनकी स्थिति और कामकाज फिर से शुरू करने की क्षमता की जांच करने के लिए उनके साथ फिर संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। असल में क्या होता है ना, ये वहाँ पे चलते हैं, सोलर पैनल से चार्ज होती है बैटरीज इनकी, ठीक है। तो सूरज, अब चंद्रमा भी रोटेट करता है ना, तो अभी जब सूरज डाउन चला जाता है तो वहाँ पे सूरज नहीं होता है, बैटरी डाउन हो जाती हैं। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाता है, तो बैटरी कितनी बढ़िया बना लो आप, उस कोल्ड टाइम में अगर बैटरी को ज़बरदस्ती ऑन रखोगे तो उससे क्या होगा ना, ओवरऑल पावर ही ख़त्म रहेगी। तो इस समय क्या हो रहा है कि प्रयास कर रहे हैं, इवन चंद्रमा पर टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, बहुत माइनस में, ठीक है। तो इसलिए भी स्लीप मोड में डालना बेटर रहता है, इससे पहले कि ज़बरदस्ती हम बैटरीज को एग्जॉस्ट करना शुरू कर दें, ठीक है। बाकी देखते हैं एशियन गेम्स में क्या चल रहा है। एशियन गेम्स में शुरू हो गए हैं आपके, और एशियन गेम्स में तो बड़ा अच्छा काम कर रही है हमारी फुटबॉल टीम हो गई, क्रिकेट टीम, महिला टीम ही हो गई। नीरज चोपड़ा की अगुवाई में दमखम दिखाएगा भारत। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा की अगुवाई में भारतीय दल शनिवार को आधिकारिक रूप से आरंभ होने वाली एशिया खेलों में खेल शक्ति के तौर पर अपना दबदबा दिखाने के लिए बेताब होगा।
ठीक है, बहुत लंबे समय से हांगझो में जो है ना ये पेंडिंग हो रहा था, पोस्टपोन हो जा रहा था कोविड टाइम पे। ये 2019 में होना था, उससे पहले फिर कोविड आ गया तो इसलिए वहाँ पे हो नहीं पाया। फिर क्या नाम है, कोविड खुलते खुलते भी समय लगा बहुत। ठीक है, भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने तो क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है अपनी। वॉलीबॉल टीम शुक्रवार को चीनी ताइपे पर 3-0 की जीत से एशिया खेलों में क्वार्टर फाइनल प्रवेश किया। तो वॉलीबॉल टीम हमारी आगे पहुंच चुकी है। टेबल टेनिस में जीत के साथ शुरुआत। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ियों ने शुक्रवार को यहां एशिया खेलों में अपना अभियान की शानदार शुरुआत में जिससे पुरुष और महिला टीम ने अपने अपने ग्रुप जीत लिए। तो टेबल टेनिस में भी हम आगे चल रहे हैं इस समय, बहुत ही गर्व की बात है। अब आप लोग मेरे को बताएंगे कि ये मैस्कट का नाम क्या है, जो एशियन गेम्स के मैस्कट हैं। ये चाइना में हो रहा है ना, हुआंजो शहर में। तो ये मैस्कट का नाम क्या है, शुभांकर जिन्हें हम कहते हैं। कमेंट्स में लिख के बताइएगा इन शुभांकरों का नाम क्या है। फिर जो और मैच होने वाले हैं उनके बारे में जाने तो राष्ट्रीय मूक बधिर क्रिकेट जो है ना वो होने वाला है 25 से। भारतीय मूक बधिर क्रिकेट जो है आपका राष्ट्रीय मूक बधिर क्रिकेट चैंपियनशिप 25 सितंबर से शुरू हो जाएगी। ठीक है, फाइनल 1 अक्टूबर भुवनेश्वर ईस्ट कोस्ट रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। ठीक है, उड़ीसा ठीक है मेज़बानी करेगा। ऐसे ही यहाँ पे भी कुछ खबर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने शुक्रवार को कहा कि आगामी एक दिवसीय विश्व कप के विजेता को $40 लाख का जबकि उपविजेता को $20 लाख का पुरस्कार मिलेगा। सही है, क्रिकेट में बल्ले बल्ले चल रही है इस समय खिलाड़ियों की। चलिए आशा इतनी रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। बाकी वीडियोस को रेगुलर देखते रहा करिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को रेगुलर देखिए, तभी मज़ा आएगा। जो हम जनरली कहते हैं कि सर हमारे आंसर राइटिंग नहीं हो पाती, हमसे लिखने को कंटेंट नहीं मिल रहा है, हमारा माइंड हम लिखने बैठते हैं तो कुछ बताता नहीं है, हम लिख नहीं पाते हैं, तो उसके लिए भैया एक ही तरीका है कि आप करंट अफेयर्स को रेगुलरली फॉलो करिए, तभी आपको आपके उत्तर में भी परिवर्तन दिखेगा। बाकी धन्यवाद आप सबका आज वीडियो देखने के लिए।